Hello everyone, welcome to Pyramid IS. Today class number 33 and it is our 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था यूपीएससी सीएससी 2023 प्रीलिम्स के लिए टारगेट लेके हम लोग चले थे, तो उसी का आज क्लास नंबर 33 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बट उससे पहले आप पिरामिड आइज के साथ अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नीचे दिए गए ये लिंक पे ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास पीडीएफ नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। चलिए विदाउट एनी डिले हमारा डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर नहीं आता। ये वेरियस मिनिस्ट्री का एक कोलाबोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एंड फिर आईबीपीएस, ये सारे यहाँ पे इसके पार्टनर हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि सोसाइटीज एक्ट के अंडर बनाया गया है। तो पॉइंट नंबर 1 गलत हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, इट वर्क्स टू कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड पोस्ट इन द गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे गेजेटेड पोस्ट के लिए नहीं करते, ओनली ये नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ पे गलत हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर बनाया गया है एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इनका एक कोलाबोरेशन है एंड ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ये रिक्रूटमेंट किसके लिए करते हैं, तो नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए ओनली रिक्रूटमेंट करते हैं एंड पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए भी ये रिक्रूटमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं एंड ये प्राइमरीली ग्रेजुएशन के लिए, 12th पास के लिए, 10th पास के लिए डिफरेंट फेजेस में कराते हैं। टेक्निकल पोस्ट के लिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट दोनों के लिए ये कराते हैं एंड 12 लैंग्वेज में ये टेस्ट होता है। पर ईयर 1.25 लाख वैकेंसी है, 50 प्लस रिक्रूटमेंट है एंड 2.5 करोड़ कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पर ईयर। ये इसका वैलिडिटी 3 साल के लिए रहता है, मतलब आप एक बार टेस्ट दे देते हैं तो आप 3 साल के लिए कहीं भी जॉब करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। दीज आर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एमिटेड फ्रॉम स्केलेटन प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, ये कहाँ से एमिट होता है, तो ये इनकम्प्लीट हाइड्रोकार्बन कंबसन जो होता है उसी से होता है, इनकम्प्लीट हाइड्रोकार्बन कंबसन से ये बनता है। तो ये यहाँ पे पॉइंट 1 गलत हो जाता है। दे आर टॉक्सिक एंड कंटेंट्स कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। तो पॉइंट नंबर 2 सही हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइमरीली पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर पीओएम के अंडर आते हैं, जो कि पीओएम क्या है, ये स्ट्रक्चर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ये स्ट्रक्चर है, सल्फर, ये सब इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड ये यहाँ पे एरोमेटिक रिंग्स बनाते हैं। एरोमेटिक रिंग्स मतलब बेंजीन रिंग प्राइमरीली बनाते हैं, बेंजीन रिंग बनाते हैं। तो पीएएच जो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये कहाँ से जनरेट होते हैं, ये प्राइमरीली इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, इससे ये जनरेट होते हैं एंड ये हाजार्डस है एंड कार्सिनोजेनिक है, मतलब ये कैंसर पैदा कर सकते हैं आपके बॉडी में। यहाँ पे सोर्स ऑफ पीएच दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, इसका एग्रीकल्चरल सोर्स भी है, डोमेस्टिक सोर्स है, ये बहुत सारे सोर्स यहाँ पे इसका मेंशन है। ये कहाँ से प्राइमरीली रिलीज होता है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप पिरामिड आईज के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स, रिविजन नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड मेनी मोर थिंग्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। Let's go to our next question. Question number 3. In India, which of the following provision is not in line with the idea of separation of power? Separation of power से कौन सा ये आइडिया मैच नहीं करता है, यहाँ पे पूछा गया है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो ये तीनों में अगर अपना अपना काम सही से कर रहे हैं और कोई किसी में ट्रांसग्रेशन नहीं कर रहा है तो ये सेपरेशन ऑफ पावर कहलाता है। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर को सेटिस्फाई करता है। जुडिशियल कंडक्ट ऑफ ए जज कैन नॉट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट, ये सेपरेशन ऑफ पावर में आएगा क्योंकि जुडिशियल पावर जुडिशरी के पास है एंड पार्लियामेंट उसको जुडिशियल पावर को डिस्कशन नहीं करेंगे पार्लियामेंट में। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर में आता है। पॉइंट नंबर 2, वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चंस इन एनी कोर्ट। ये भी सेपरेशन ऑफ पावर में आते हैं कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई भी डिस्कशन हो रहा है या प्रोसीडिंग हो रहा है तो प्रोसीडिंग कोई भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं होगा। तो ये भी सेपरेशन ऑफ पावर का एक एग्जांपल है। ऑप्शन सी, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू पास सच डिक्री और रिमार्क such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। तो ये यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को वायलेट करता है क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर निकाल रहा है या अपना डिक्री पास कर रहा है जो कि काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का काम है या लेजिस्लेचर का काम है। प्राइमरली ये एग्जीक्यूटिव के जो डोमेन में ट्रांसग्रेशन कर रहा है बाय डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे नॉट इन लाइन विथ पूछा है तो हमारा आंसर ही ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर का काम क्या है, मेकिंग लॉ है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इम्प्लीमेंट लॉ इम्प्लीमेंट करना एंड जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करना लॉ को। तो सेपरेशन ऑफ पावर ऐसे तो कहीं पे डिफाइन नहीं है क्या सेपरेशन ऑफ पावर है, बट ये अपना पावर डिराइव करते हैं थ्रू दीज आर्टिकल्स, आर्टिकल 50, आर्टिकल 121, 22, आर्टिकल 53, आर्टिकल 142 एंड मेनी मोर। ये सारे आर्टिकल से ये क्या करते हैं, अपना सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट यहीं से डिराइव होता है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मटेरा डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है जो G20 का है मटेरा डिक्लेरेशन। तो ये किस रिलेटेड था, तो ये फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड मटेरा डिक्लेरेशन था। यहाँ पे प्राइमरीली आप देख सकते हैं G20 समिट जो मटेरा इटली में जून 2020 में हुआ था। तो ये मटेरा डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन होता है। तो इसका काम है कि प्रमोट मोर इन्वेस्टमेंट इन फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इनका टारगेट है। एंड ये जो यूएन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो उसका जीरो हंगर जो टारगेट है बाय 2030, इसको भी ये सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी द यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट। तो यूरोपा स्पेसक्राफ्ट के बारे में हमें पूछा गया है। तो ये लॉन्च होना है 2024 में। तो ये किसका एक इनिशिएटिव है, तो ये प्राइमरीली ऑप्शन ए यहाँ पे नासा का इनिशिएटिव है जो कि यूएस स्पेस एजेंसी है नासा, उसका इनिशिएटिव है। यूरोपा देख के आप यहाँ पे यूरोपियन मत कर देना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये नासा का इनिशिएटिव है। ये यूरोपा नाम पड़ा है जुपिटर के मून जो यूरोपा है उसके नाम से ये नाम पड़ा है। ये प्राइमरीली ये अर्थ लाइक ये एक सैटेलाइट है, अर्थ लाइक सैटेलाइट है। यहाँ पे लाइफ फॉर्म होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक 20 किलोमीटर थिक आइस क्रस्ट मिला है, ग्लेशियर मिला है एंड उसके नीचे फिर 150 किलोमीटर डेप्थ का एक ओशन भी यहाँ पे मिलने का चांस है। तो यूरोपा मिशन जो है नासा का, तो ये इसी को प्राइमरीली स्टडी करेगा। ये कब लॉन्च होगा, 2024 में लॉन्च होगा एंड ये इसका जो फाल्कन हैवी रॉकेट है उसी से ये लॉन्च किया जाएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। एनजीटी एक्ट जो 2010 में पास किया गया था उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन ए, इट वाज एनेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है क्योंकि जो राइट टू हैव ए क्लीन एनवायरनमेंट ये प्रिंसिपल आर्टिकल 21 का इंट्रिंसिक पार्ट है। तो उसी के अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एनजीटी एक्ट 2010 में पास किया गया था और नंबर 1 सही है। इट हैज पावर टू हियर ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट इशू, ये यहीं पे गलत हो जाता है क्योंकि ये सिविल केसेस से तो डील करता है बट क्रिमिनल केसेस से डील नहीं करता। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये भी फिर आगे देख लेते हैं। ये जब एनजीटी ऑर्डर पास करते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। पॉल्यूटर पे में जो गंदगी फैलाएगा उसी को पे करना पड़ेगा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी तीनों को साथ में लेके चलना है। एंड लास्ट ऑप्शन ये भी सही है,
लास्ट ऑप्शन, इट्स आर ओरिजिनल जुरिडिक्शन रिलेटेड टू फॉरेस्ट एक्ट 1980 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये भी सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे, और ये पे यहाँ पे जैसे वाटर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन सेस एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये सारे जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है एनजीटी के, उसके अंडर ये सारे आते हैं। तो ये ऑल सिविल केसेस डील करते हैं, क्रिमिनल केसेस को डील नहीं करते, आप नोट कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 21 के अंडर इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन से पहले रिलीज होता है, ये कब रहता है? जब डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड डेट ऑफ रिजल्ट तक ये रहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे उसी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, it has been evolved with the consensus of political parties who have contested to abide by the principle embodied in the said code। yes, ये consensus से बना है। पॉइंट नंबर 1 सही है। The Election Commission included the code under Representation of People Act 1971 and revised it from time to time। तो ये इलेक्शन कोड जो है एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन नहीं है। तो ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सारे क्यों ये न्यूज में था। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो ये गाइडलाइन है। एंड ये आप याद रखेंगे, ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। मतलब इनके वायलेशन अगर होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बट इलेक्शन कमीशन इसके लिए आपको पनिश कर सकते हैं। तो ये नॉन जस्टिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंसेंसस है पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं के आधार पे बना है, ना कि कोई एक्ट इसको पावर देता है। एंड ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था केरला में 1960 में, एंड जनरल इलेक्शन 1971 में ये फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आप पिरामिड आइस के एनसीईआरटी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ नीचे दिए गए नंबर 9777040608 को डायल करके। क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू लेबर लॉज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया में लेबर लॉ के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, floor wage is fixed by respective state government taking into account of living standard of workers। floor wage जो कि मिनिमम वेज होता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। पॉइंट 1 गलत होते ही हम 50-50 में पहुंच गए। पॉइंट नंबर 2, द न्यू लेबर कोड रिप्लेसेस द मिनिमम वेज एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो जो न्यू लेबर कोड आया है, तो वो मिनिमम वेज एक्ट को तो रिप्लेस करता है, बट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को रिप्लेस नहीं करता। तो पॉइंट नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 गलत होते ही हमारा आंसर ऑप्शन सी, 3 ओनली इज द राइट आंसर। लेबर एज ए सब्जेक्ट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, ये कंकरेंट लिस्ट में ही आता है। मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कोड ऑन वेज कोड जो 2019 में पास किया गया था, तो ये रिप्लेस करता है प्राइमरीली 4 लॉज को, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? इसको नोटिफाई करते हैं, जो एंड कंकरेंट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द साइट रिमेन्स एट सादिकपुर सिनोली टू बी नेशनल इंपोर्टेंस। सादिकपुर सिनोली में जो साइट था, इसको नेशनल इंपोर्टेंस साइट डिक्लेयर किया गया है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सादिकपुर सिनोली साइट जो यूपी में है, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इट इज द लार्जेस्ट नॉन बरियल साइट इन द इंडिया ऑफ द लेट हड़प्पन पीरियड। तो ये सही है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे सही है। ये लेट हड़प्पन पीरियड से डील करता है, एंड ये लार्जेस्ट बरियल साइट है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट नंबर 2, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये भी सही है, ये रिवर यमुना के बैंक में है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर यमुना एट सादिकपुर सिनोली इन उत्तर प्रदेश बागपत डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। एंड ये लेट हड़प्पन पीरियड को टाइम पीरियड में, जो कि 1900 बीसी से बीसी के टाइम पीरियड का ये डेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 10, द ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच इज इमर्जिंग स्ट्रैटेजी इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच कहाँ पे किससे रिलेटेड है? तो ये अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है। तो इसमें प्राइमरली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ नेचुरल एंड सेमी नेचुरल एरियाज है, जो कि वाटर बॉडीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे इंटरकनेक्टेड रहेंगे। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, ये तो नेचुरल एंड सेमी नेचुरल रहेंगे, बट ये इंटरकनेक्टेड नहीं रहेंगे, नॉट इंटरकनेक्टेड। एंड ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये क्या है, ट्रेडिशनल जो चल रहा है आज के डेट में, वही ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन अप्रोच है, विदाउट ब्लू ग्रीन अप्रोच एंड विथ ब्लू ग्रीन अप्रोच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे पेड़ पौधे, नेचुरल जो थिंग्स है, ये आ जाएंगे एंड ये सारे इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे भी पेड़ हैं, बट ये क्या है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो ये प्राइमरली अर्बन प्लानिंग से डील करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एप्लीकेशन ऑफ नानो टेक्नोलॉजी। नानो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है। मेकिंग फास्टर एंड स्मॉलर माइक्रोचिप्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। एयर एंड वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन भी सही है। डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन फूड, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे नानो टेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया है। ये क्या है नानो टेक्नोलॉजी? नानो टेक्नोलॉजी साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंडक्टेड एट द नानो स्केल। नानो स्केल में, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1000 मिलियन पार्ट्स पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 1000 मिलियन पार्ट्स जितना होगा, तो उसी को हम नानो टेक्नोलॉजी के कैटेगरी में लाएंगे। एंड ये एक कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, सारे का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। एंड इसका एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं क्लॉथिंग में भी एप्लीकेशन है, मेडिकल साइंस में भी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एनर्जी, एनवायरमेंट, सारे में इसका एप्लीकेशन है नानो टेक्नोलॉजी का, नानो ट्यूब्स का। Question number 12. Which of the following statements regarding the organization of economic during Mauryan period? Mauryan period के इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12. तो the prices were controlled by the states to prevent malpractices of merchants. Absolutely correct. जो prices थे ये जो स्टेट कंट्रोल करते थे। पॉइंट नंबर 2, ओपनिंग अप ऑफ कम्युनिकेशन लेड टू गिल्ड्स फ्लोरिश्ड ऑल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तो इंक्रीज हुआ था, बट गिल्ड ऑल ओवर इंडिया में फ्लोरिश नहीं हुए थे। तो पॉइंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। पॉइंट 2 गलत होते ही आंसर मिल गया, ऑप्शन ए 1 ओनली इज द राइट आंसर। एग्रीकल्चर लैंड फॉर कल्टीवेशन वाज टोटली कंट्रोल ऑफ स्टेट, नहीं, एग्रीकल्चर लैंड जो स्टेट के कंट्रोल में था तो उसे सती कहते थे, एंड सॉरी सीता कहते थे, एंड सीताध्यक्ष उसका ओनर को कहते थे। एंड जो प्राइवेट लैंड था वो जनपद कैटेगरी में आता था, ये ओन बाय प्राइवेटली था। एंड समस्त अध्यक्ष जो है वो क्या करते थे, तो मार्केट प्राइस रेगुलेटर का काम वो करते थे। एंड ये जो गिल्ड सिस्टम था ये कहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया में फ्लरिश नहीं हुआ था, बट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप कर चुका था। आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू फिन्स वीवर बर्ड। फिन्स वीवर बर्ड के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इट हैज बीन लिस्टेड इन द IUCN रेड लिस्ट एंडेंजर कैटेगरी। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो एंडेंजर कैटेगरी में लिस्टेड है क्या? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एंडेंजर कैटेगरी है। इट इज फाउंड इन द सोला ग्रासलैंड रीजन ऑफ केरला। तो ये सोला ग्रासलैंड रीजन में पाए जाते हैं क्या केरला में? नहीं, ये केरला में नहीं पाए जाते, ये प्राइमरली उत्तराखंड एरिया में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, इट फेसेस थ्रेट फ्रॉम द इंक्रीजिंग क्रो पॉपुलेशन। ये क्रो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो उससे इनको थ्रेट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इनके नेस्ट को यहाँ पे तोड़ देते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 भी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फिन बर्ड, जो कि इसका घोंसला यहाँ पे भी बना है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत घोंसला है। तो ये प्राइमरली तराई ग्रासलैंड के रीजन में पाया जाता है, जो कि उत्तराखंड एंड यूपी में पाए जाते हैं, एंड एंडेंजर कैटेगरी में है। इनका थ्रेट प्राइमरली क्या है, लैंडस्केप चेंज इसके प्राइमरली थ्रेट में आते हैं। नेचुरल जो ग्रासलैंड है उनका एक्सप्लोटेशन, लाइव स्टॉक इंक्रीज एंड क्रो पॉपुलेशन इंक्रीज इनको प्राइमरी थ्रेट देते हैं। आज के डेट में मोर देन 500 ये बर्ड्स ही इंडिया में बचे हैं, बाकी सारे यहाँ पे एक्सटेंड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू ट्रांस फैट। ट्रांस फैट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। पॉइंट नंबर 1, दे आर ए फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड फैट। ये सैचुरेटेड फैट नहीं है, अनसैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है। तो पॉइंट नंबर 1 एलिमिनेट करते ही हमें हमारा आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पे मिल गया। नॉट करेक्ट पूछा है, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे अभी तक आंसर हमें नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 14, दे आर कम इन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फॉर्म्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। अनलाइक अदर फैट्स, ट्रांस फैट्स इंक्रीजेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल विदाउट ए कॉरेस्पॉन्डिंग राइज इन गुड कोलेस्ट्रॉल। ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैट है।
तो यहाँ पे ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैट में डिफरेंस क्या है यहाँ पे दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट एक, एंड बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फॉर्म में ये मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। इंडिया में जो सेविंग्स है उसके बारे में पूछा गया है। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग क्या है, तो जीडीपी जो हमारा है, जीडीपी माइनस एक्सपेंडिचर जो रहेगा वही हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग होगा। तो पॉइंट नंबर 1, प्राइवेट कॉर्पोरेशन अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट शेयर इन द डोमेस्टिक सेविंग्स। प्राइवेट कॉर्पोरेशन नहीं, ये हाउस होल्ड ही प्राइमरीली हाईएस्ट शेयर होल्ड करते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, डोमेस्टिक सेविंग्स जनरली इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन कंजप्शन इन इकोनॉमी। तो कंजप्शन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो सेविंग्स है वो कम होगा, क्योंकि कंजप्शन बढ़ेगा मतलब क्या, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा मतलब सेविंग्स कम होगा। तो पॉइंट नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉट वर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स क्या है, जीडीपी माइनस फाइनल कंजप्शन, जो एक्सपेंडिचर जो है उसी को ग्रॉस जीडीपी कहते हैं। एंड ये प्राइमरली 2008 के बाद से डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है। आप देख सकते हैं हाउस होल्ड सेक्टर 2/3 ऑफ द टोटल सेविंग्स को होल्ड करते हैं, एंड रेस्ट 1/3 जो गवर्नमेंट सेक्टर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर होल्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं, नॉट करेक्ट पूछा है। तो नॉट करेक्ट अगर पूछा है तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही है। सेंट्रल सेक्टर नहीं, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस रहता है। सेंट्रल सेक्टर में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस रहता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, सॉरी, ये सेंट्रल सेक्टर ही स्कीम है, मतलब यहाँ पे फुल्ली फाइनेंस कौन है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुल्ली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे सही हो जाता है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नहीं, नाबार्ड इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसे इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड प्राइमरली 53 क्लस्टर यहाँ पे डेवलप करने का टारगेट है, एंड पायलट बेसिस में 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर अभी डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो क्लस्टर बेसिस में हो रहा है, पायलट प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लखनऊ का मैंगो है, किन्नूर का एप्पल है, फिर यहाँ पे चित्रदुर्ग का प्याज है, ये सारे आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज ए स्पीसीज ऑफ ग्रासलैंड व्हिच कैन बी यूज्ड एज फॉडर प्लांट्स एंड आर ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। ये अफ्रीकन ओरिजिन का है एंड फॉडर प्लांट की तरह यूज होता है। इट होल्ड द की टू इम्प्रूविंग मिल्क यील्ड ऑफ काउ by 40% एंड कॉज सब्सटेंशियल बॉडी वेट इन द लाइव स्टॉक। एंड ये 50% क्या करते हैं, स्मॉल स्केल फार्मर का ये इंक्रीज हो जाता है, एंड लो फर्टिलिटी सॉइल में भी ये बन सकते हैं। तो ये 12 ब्राकिया के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो पॉइंट बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ब्राकिया, ये कॉन्सिस्ट ऑफ 1000 डॉक्यूमेंटेड स्पीसीज का ये एक ग्रुप है। तो इसमें प्राइमरीली 40% यील्ड का, ये काव का मिल्क यील्ड बढ़ा देता है, एंड उनका बॉडी वेट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड ये लो फर्टिलिटी सॉइल में भी बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, ही regularized the licensed the opium trade। yes absolutely correct, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बॉम्बे से ही ओनली ट्रेड होगा ओपियम का, तो इन्होंने रूल बनाया था। पॉइंट नंबर 1 सही हो जाता है। ही abolished the सदर निजामत एंड दीवानी अदालत, नहीं, ये इन्होंने अबोलिश नहीं किया था, ये कॉर्नवालिस ने अबोलिश किया था। He was appointed as governor of Madras in 1803 to counter possible French menace in Deccan। yes absolutely correct, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 and 3 only is the right answer। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील कौन सेटअप करते हैं, कॉर्नवालिस सेटअप करते हैं। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में इंडिया का गवर्नर जनरल बनते हैं, उससे पहले वो मद्रास का गवर्नर रहते हैं, ताकि फ्रेंच जो पोजीशन है उनको ये क्या करे, रोक सके। क्वेश्चन नंबर 19, an
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पूछा गया है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? लो टैक्स इन फिनिश्ड गुड एंड हाई टैक्स इन रॉ मटेरियल्स। अगर ये है तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आता है। इनपुट्स रॉ मटेरियल एंड आउटपुट्स फाइनल प्रोडक्ट से ये डील करते हैं। टैक्सेशन बिटवीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली क्या किया है, जो फुटवेयर इंडस्ट्री में है एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है तो उसको चेंज करने के लिए प्रपोजल दिया गया है। एंड बाकी इसमें आप सारे चीज मेंशन है, नोट कर सकते हैं। तो ये है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 साइटोकाइन स्ट्रॉम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्या है साइटोकाइन स्ट्रॉम? तो इंजेक्शन ऑफ हाई डोजेज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इनटू द पेशेंट, नहीं ये गलत हो जाता है। अनकंट्रोल्ड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बाय द इम्यूनो सिस्टम, ये सही है। जो इम्यूनो सिस्टम है ये क्या करते हैं, मान लीजिए कोई वायरस अटैक किया तो हमारे इम्यूनो सिस्टम जो है वो क्या होते हैं, तो वो प्राइमरीली एंजाइम्स रिलीज करते हैं। तो ये एक टाइम में क्या होता है, तो इम्यूनो सिस्टम क्या है, इतना एंजाइम प्रोड्यूस कर लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता वो क्या करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर वो सेल को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को साइटोकाइन जो स्ट्रॉम है कहा जाता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। साइटोकाइन स्ट्रॉम ड्यूरिंग वेरियस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स आर प्रोड्यूस्ड मच हायर रेट देन नॉर्मल रेट। ये बहुत हाई लेवल में जो प्रोड्यूस होने रहते हैं साइटोकाइन एंजाइम, उसी को साइटोकाइन स्ट्रॉम कहा जाता है। इसी के साथ आज का डिस्कशन हमारा यहीं पे एंड होता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स, रिविजन नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड मेनी मोर थिंग्स आपको मिल जाएगा। एंड आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेंशन फीचर्स मिल जाते हैं, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन, यूपीएससी सिलेबस, आईएएस टॉपर्स नोट कॉपी एंड मेनी मोर थिंग्स आपको मिल जाएंगे। आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल, हैव ए गुड इवनिंग।